भारत और ईरान ने आतंकवाद, चरमपंथ और साइबर अपराध से मिलकर निपटने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दूसरे दिन दोनों रणनीतिक भागीदार देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास का महत्वपूर्ण समझौता भी शामिल है। व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत $50 करोड़ मुहैया कराएगा। तेहरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने जब मुलाकात की तो न केवल आपसी हितों के मसलों पर चर्चा हुई, बल्कि दुनिया के सामने मौजूद तमाम बड़ी समस्याओं से मिलकर लड़ने पर रजामंदी जाहिर की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार स्वागत के लिए ईरान को धन्यवाद कहा और दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को याद करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उभरती आतंकवाद, चरमपंथ और साइबर अपराध जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए साथ साथ चलने का ऐलान किया। We also have shared concerns at the spread of forces of instability, radicalism and terror in our region. We have agreed to consult closely and regularly on combating threats of terrorism, radicalism, drug trafficking and cybercrime. दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद दोनों रणनीतिक भागीदार देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास का महत्वपूर्ण समझौता भी शामिल है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने व्यापार, ऋण, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रेल मार्ग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के कई और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। पीएम ने इन समझौतों को सामरिक रिश्तों की दिशा में नया अध्याय करार दिया। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. The welfare of our people is guiding our broad-based economic ties. कल्चरल सहयोग का और इसके साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग से संबंधित समझौते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी विदेश नीति के क्षेत्र में बनती है उसमें किस तरह से साझेदारी की जा सकती है, इस संबंध में भी समझौता हुआ। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग के मसले पर विस्तार से बात हुई। पीएम के मुताबिक लोगों का कल्याण दोनों देशों के व्यापक आर्थिक सहयोग का आधार है। दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को और विस्तार देने तथा रेलवे समेत बाकी क्षेत्रों में अधिक विस्तृत संचार संपर्क स्थापित करने पर भी बात की। भारत और ईरान ने तेल, गैस और उर्वरक क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने तथा शिक्षा तथा सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इससे पहले प्रधानमंत्री का ईरान में भव्य स्वागत किया गया। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सादाबाद पैलेस के प्रांगण में मोदी की अगवानी की। सेना के बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रणनीतिक और कारोबारी महत्व के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 30 मिनट तक सीमित बैठक की, जहां उन्होंने व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से बात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चाबहार बंदरगाह के विकास, एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र और रेल लाइन स्थापित करने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी 15 वर्षों में ईरान की द्विपक्षीय यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम ने इस बात को याद किया कि कैसे गुजरात में जब भूकंप आया तो मदद के लिए आगे आने वाला पहला देश ईरान ही था। पीएम ने साफ कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितना पुराना इतिहास है। दरअसल दोनों देशों के रिश्ते काफी पुराने हैं और पीएम इन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के ईरान दौरे से भारत और ईरान के संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों ने साझा रूप से काम करने को लेकर सहमति जताई है। उम्मीद है आपसी संबंधों में आई इस गर्माहट का लाभ आने वाले दिनों में न केवल भारत और ईरान बल्कि पूरे एशिया को मिलेगा। तेहरान से शैलेंद्र मिश्र और सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा के दौरान भारत ने ईरान के साथ महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे भारत की अफगानिस्तान तक सीधे संपर्क के साथ साथ मध्य एशियाई देशों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी। अभी भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है। चाबहार बंदरगाह पहुंचने के बाद इन देशों के साथ ईरान के माध्यम से रेल और सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। पीएम की ईरान यात्रा में सबसे ज्यादा निगाहें चाबहार बंदरगाह पर समझौते को लेकर थी। पीएम के दौरे में न केवल भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को विकसित करने को लेकर समझौता हुआ,
बल्कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ, जिसके तहत चाबहार से अफगानिस्तान तक ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रूहानी के बीच मुलाकात के बाद भारत ईरान के बीच 12 समझौते हुए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चाबहार बंदरगाह और वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दोनों देशों में $500 मिलियन का समझौता। व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत $50 करोड़ मुहैया कराएगा। पीएम ने जहां इस समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला बताया, वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने इसे सहभागिता का सूचक करार दिया। The agenda for economic engagement is a clear priority for us. We want to link with the world, but better connectivity among ourselves is also our priority. The corridor would spur unhindered flow of commerce through the region. Inflow of capital and technology could lead to new industrial infrastructure in Chabahar. Today's agreement is not going to be against any other country. Our joint activities are going to be useful and beneficial to the whole region and will contribute positively to the peace and stability in this region. भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन कॉरिडोर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में निर्बाध व्यापार की राह आसान करेगा और क्षेत्र के इतिहास की धारा में परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता हमें उन लोगों के खिलाफ एक दूसरे के समर्थन में खड़े होने की क्षमता देगा जिनका एकमात्र सिद्धांत बेगुनाहों को अपंग बनाना और हत्या करना है। Our present growth and future prosperity is under threat from the spread of radical ideas and physical terror. The agreement will strengthen our ability to stand in mutual support against those whose only motto is to maim and kill the innocents. ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। यह फारस की खाड़ी के बाहर है और भारत के पश्चिम तट पर स्थित है और भारत के पश्चिम तट से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहा जा रहा है कि यह समझौता विकास का एक नया दौर शुरू करेगा। भारत का सामान अब बिना पाकिस्तान गए अफगानिस्तान और फिर उससे आगे रूस और यूरोप जा सकेगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान में जो ट्रांजिट कॉरिडोर समझौता हुआ है उससे चाबहार मध्य एशिया से जुड़ेगा। ये ट्रांजिट कॉरिडोर चाबहार के आगे जहेदान और फिर जानस तक जाएगा, यानी भारत से ईरान और फिर सीधे अफगानिस्तान और वहां से मध्य एशिया और सीधे यूरोप। चाबहार प्रोजेक्ट और उससे जुड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर न सिर्फ भारत के लिए पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के बाजार खोलेगा, बल्कि ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से भी ये बहुत अहम रणनीतिक कामयाबी है। चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह के निर्माण और परिचालन संबंधी वाणिज्यिक अनुबंध पर समझौते से भारत को ईरान में अपने पैर जमाने और पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक सीधी पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। समझौते से न केवल वस्तुओं को ईरान तक तेजी से पहुंचाने में सहायता होगी, बल्कि फिर नए रेल एवं सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान ले जाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये देश के इतिहास में बहुत हिस्टोरिकल महत्वपूर्ण घटना है। तो चाबहार में आने के कारण स्वाभाविक रूप से हम डायरेक्ट अफगानिस्तान, रशिया और यूरोप तक डायरेक्ट निकल सकते हैं। ईरान सरकार के साथ हमारी शिपिंग कारपोरेशन का एक संयुक्त कंपनी भी थी, उसकी भी हमारी चर्चाएं चल रही है, उसके कुछ जहाज भी है और आने वाले समय में बहुत संभावना ये है कि गैस या क्रूड ऑयल के लिए हमारे ईरान से अगर कोई सौदे होते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट का भी काम बड़े प्रमाण पर इस कंपनी को भी मिल सकता है और ये भारत के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस बंदरगाह के जरिए भारतीय सामानों के ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय 1/3 कम हो जाएगा। भारत का कहना है कि 18 महीनों में चाबहार बंदरगाह को विकसित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत और ईरान में 2003 में ओमान की खाड़ी में पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा पर होर्मुज जलडमरू मध्य में चाबहार बंदरगाह का विकास करने की सहमति बनी थी, लेकिन ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से यह परियोजना काफी धीमी गति से आगे बढ़ी। इस साल जनवरी में ईरान से प्रतिबंध हटाए गए और उसके बाद से भारत और ईरान ने मिलकर इसे साकार किया है। तेहरान से शैलेंद्र मिश्र और सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
भारत और ईरान की दोस्ती नई नहीं है, बल्कि दोनों देश सदियों से कला, वास्तुकला, विचार और परंपरा, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से आपस में जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा के दौरान भारत ने सोमवार को आज ईरान के साथ महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए और दोनों देशों ने चाबहार परियोजना के साथ 11 अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा और इसके महत्व के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान यहां मौजूद हैं, एम्बेसडर डॉक्टर CM भंडारी, पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत है भंडारी जी आपका। तो काफी लंबे समय से ये, अगर हम चाबहार से ही शुरू करें तो अटकी पड़ी थी डील, और हम जानते हैं भारत और ईरान के संबंध तो बड़े ऐतिहासिक, बड़े सांस्कृतिक रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद ये जो एक कह सकते हैं एक नए युग की शुरुआत होगी दोनों देशों के बीच में, किस प्रकार से देख रहे हैं उनके इस दौरे के महत्व को, चाबहार के संदर्भ में भी और अन्य संदर्भों में भी? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है हमारी विदेश नीति को, ये अपने में एक नई बिल्कुल दिशा है कि पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि UAE की यात्रा, सऊदी अरेबिया की यात्रा, अब ईरान की यात्रा, तो एक रीजन को इतना फोकस देना, चाबहार तो चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और कई सालों से चल रही थी, क्योंकि प्रतिबंध थे ईरान पर तो बहुत चीजें करने पर भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, मैं इस चीज को बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी जब थे, फॉर एग्जांपल मैं एम्बेसडर था UAE में, तो मैं बार बार ये कहता था कि अगर हमारे PM इस खाड़ी क्षेत्र को थोड़ा सा भी ध्यान बढ़ा दें, तवज्जो दे दें, तो अगर हर 6 महीने में हमारे प्रधानमंत्री वहां किसी न किसी देश में नजर आते हैं, तो क्या है कि पूरे क्षेत्र को एक बड़ा वो मैसेज आता है, संदेश मिलता है। इस चीज की कमी थी, तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिशा दिखाई है, और मैं देख रहा था कि यूफा में प्रधानमंत्री जी ईरान के राष्ट्रपति जी से मिले थे पिछले जुलाई 2015 में, और तब से अब तक फटाफट इतनी सारी चीजें की गई कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर हमारी विदेश मंत्री जी, उनकी विजिट हुई, तो पूरी बैकग्राउंड कितनी जल्दी तैयार की गई। आज के दिन में यदि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आगे रहना चाहते हैं, और खास करके ट्रेड रिलेशंस में, तो दिस स्पीड इज इम्पोर्टेंट है, तो गति। जी, ये गति बहुत जरूरी है, और वाकई आजकल जो जिस जमाने की जो गति है उससे कदम ताल मिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम चाबहार की बात करें, ये अभूतपूर्व मतलब जो पोर्ट की व्यवस्था, जिससे भारत को कई फायदे होने वाले हैं, किस प्रकार से हम इन फायदों को देखते हैं भारत के सामने? नहीं, इसका तो देखिए कि रिपोर्ट में ऑलरेडी इतना बता दिया गया है कि उसमें और कुछ ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस विजिट में इसके अलावा जो और बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने ऐड की हुई हैं, फॉर एग्जांपल जो सांस्कृतिक संबंध हैं, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी मायने रखते हैं। मुझे काफी मतलब आश्चर्य हुआ था कि आर्काइव्स, हमारे नेशनल आर्काइव्स की ईरान की लाइब्रेरी, जो भी उनका करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ समझौता हुआ है। तो हमारी ये जो 2 सभ्यताएं हैं, एक पर्शियन सभ्यता जो कि आज की या 1000-2000 साल पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है, इतनी ही है जितनी हमारी वैदिक सभ्यता है। और कहा तो यही है, मैंने डायरेक्टली तो पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत सी बार मैंने देखा वेदों में और अवेशता, जो ईरान की हमारे समकक्ष कह लीजिए लिटरेचर है, उनके मंत्रों में बिल्कुल समता है। मैं एक बार स्टडी कर रहा था, तो मुझे एक स्कॉलर ने पूरे कई सारे मंत्र लेके दिए, और कि देखिए वेद में ये मंत्र है, अवेस्ता में ये मंत्र है, संस्कृत भाषा से इतना मिलती जुलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको उजागर करना, आई थिंक दिस इज बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह से 2000, 4000, 5000 वर्ष पहले भारत के इस पूरे क्षेत्र के साथ, केवल ईरान ही नहीं, पूरे क्षेत्र के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो अब ड्रॉ हुई है, सही बात है, जो पहले की जो स्थिति थी। और यदि हम बुद्धिज्म का ही देखते हैं कि ईस्ट से किस तरह से हमारे गुजरात से होते हुए और पूरा अफगानिस्तान, और फिर तो इस बाहर से तो खैर हमें एक्सेस, पूरी ट्रेड लिंक्स ये सब मिल रही हैं अभी, जो कि हम
नहीं कर पा रहे थे, या मुझे मालूम है हमारे टाइम में अफगानिस्तान को थोड़ा भी हमें कुछ करना है तो हर चीज एयरलिफ्ट करनी पड़ती थी। नाउ वी हैव अ रेगुलर रूट अवेलेबल। तो ये सब चीजें अपने में और जैसे कि आपने कहा कि एयरलिफ्ट करनी पड़ती थी, उसमें वक्त भी बहुत जाता था, जाहिर है एनर्जी भी जाती थी, हम ले जा पाते थे, या हम पाकिस्तान का मुंह हमको देखना पड़ता था। ये जो एक एज है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है उस पर चीन का एक तरह से उन्होंने अपना वो जमाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में, और उससे उनको सब एक्सेस मिलता है, उसको टक्कर देने के लिए एक तरह से ये जो एक चाबहार पोर्ट का जो ये काम शुरू होगा, जो 18 महीनों में खत्म हो जाएगा, किस प्रकार का एज भारत को मिलेगा, रणनीतिक रूप से भी, सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी, और जाहिर है आर्थिक दृष्टि से तो है ही। जी, आई थिंक वो कंपैरिजन शायद हम नहीं करना चाहेंगे, और जैसा कि राष्ट्रपति रूहानी साहब ने भी कहा कि ये किसी दूसरे देश के अगेंस्ट नहीं है, जाहिर है अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये तो है ही है कि इट इज एविडेंट कि साहब जो जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया गया, तो नेचुरली चाबहार से हमें भी पूरी एक्सेस सेंट्रल एशिया को मिल रही है। और इस सेंट्रल एशिया की एक्सेस कितनी महत्वपूर्ण है, इसको जानने के लिए मैं आपसे अगर शीत युद्ध का एक रेफरेंस दूं कि 45 के बाद अमेरिका केवल एक ही साधे सब सधे कि ईरान का पर ही केवल उनका संबंध था। शाह ऑफ ईरान से इतने क्लोज संपर्क थे कि पूरा सारा सेंट्रल एशिया, सोवियत यूनियन को बिल्कुल उन्होंने घेर के रखा हुआ था। तो इतनी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, और वो अभी भी है। तो इसलिए यदि भारत के ईरान के साथ और साथ में पूरे खाड़ी के देशों के साथ, जैसा कि मैंने कहा, केवल एक कंट्री सेंट्रिक नहीं है, पूरी रीजन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये एक बहुत बढ़िया एक फॉरेन पॉलिसी का उन्होंने अपनी डायरेक्शन दी है कि हर रीजन में पूरे रीजन को एज अ फोकस लेके चल रहे हैं। तो वही चीज यहाँ भी उभर के आ रही है, क्योंकि इसके साथ साथ देखिए हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, अगर हमारा वहाँ पर एक ये सेंटर बनता है, उसके बाद वहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो कि वही चीजें दुबई में हो रही हैं। दुबई से लगा हुआ जो इतना बड़ा पोर्ट है उनका जुमेराह, तो उसी उनका जो बड़ा पोर्ट है, इसी तरह से अगर ये डेवलप हो जाता है तो आप समझिए कि पूरा एक हब बन जाता है। इट्स ए हब फॉर द होल ऑफ सेंट्रल एशिया राइट अप टू भंडारी जी। अगर हम बात आतंकवाद की भी करें तो आज भी दोनों ने कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और उन्होंने भी कहा है कि आतंकवाद को लेकर दोनों देश जो हैं उनकी चिंताएं साझी हैं। आपको क्या लगता है, खासतौर से अगर हम उधर आईएसआईएस का जो आतंकवाद है, और विश्लेषक ये बताते हैं कि अगर आईएसआईएस को भारत आने से कोई रोकता है तो वो हमारा दोस्त ईरान है, जो कि बिल्कुल बीच में है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इस दृष्टि से आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस विजिट को? देखिए, ईरान को हमें एक बहुत बड़ी देश के रूप में देखना है कि उसकी जनसंख्या 8 करोड़ की जनसंख्या है जी। तो जो बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 1 मिलियन 2 मिलियन इस तरह की छोटी छोटी मतलब पॉपुलेशंस हैं। 80 मिलियन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी क्षमता रखता है, और क्षेत्र में पूरा एक अपना प्रभुत्व भी रखता है। तो अब जो है नॉट ओनली कि हम ही केवल भारत, पूरा पाश्चात्य देश भी जो हैं वो इससे बहुत चिंतित हैं। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूं कि पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो चल रहा है, नॉट जस्ट विद के भारत और ईरान, वो तो है ही है, लेकिन पूरे मेरे ख्याल से आज के दिन में सारे देश एक हैं इस आतंकवाद, या फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सोच बदली जा रही है, ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, सोच बदलना। तो अपने में इस समझौते के माध्यम से, क्योंकि एक धर्म के नाम पर उनकी जो कनेक्टिविटी है वो इस चीज को बड़े जोर से उजागर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ईरान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पूरे क्षेत्र को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंडारी जी हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलीला और दिमनाह नामक फारसी पांडुलिपियों का भी आज विमोचन किया, जो कि पंचतंत्र और जातक कथाओं का अनुवाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के दौरे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस पांडुलिपि का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सूफीवाद की भावना भारत के वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में नजर आती है।
a rich product of our ancient links, carried its message of true love, tolerance, and acceptance to the entire mankind. The spirit of Sufism is also reflected in the Indian concept of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family.